तो देखते हैं कौन कौन अपना ज्वाइन हो गया है। आवाज बताइए एक बार, ठीक है क्या? फिर स्टार्ट करते हैं। तो गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट को, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं। चलिए, तो होप है आपको ऑडियो वीडियो और स्क्रीन पे सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। तो जो रिमेनिंग थे अपने थंबनेल को हम चेंज कर देंगे, ये देख लिया हमने, क्योंकि डायरेक्ट लैपटॉप से तो इसमें पहली बार जो एडिट होता है वही आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल का पार्ट 2 है, ये सारी पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी तब तक ज्वाइन होइए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर सकते हो। चलिए एक बार हम टेलीग्राम चैनल पे भी भेज देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन का कंप्लीट इसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। तो जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है। ओके, तो 2 बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। राखी जयपुर, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लाइव। ज्ञान सागवान, गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो बायोमोलिक्यूल पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 किसी ने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट केमिस्ट्री की 2025 है, उससे जाके देखिएगा, उसमें हमने डाल दिया आपको अलग से। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून और वेलकम है। तो देखिए हम चलते हैं प्रोटीन के बारे में। आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है वो सारी थिंग्स आपको बताई जाएंगी। तो मेन थिंग्स तो होता क्या है, प्रोटीन आपका पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का। क्या होता है प्रोटीन्स आपका? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। मींस जब बहुत सारी अमीनो एसिड जुड़ जाती हैं तो पॉलीमर बनाता है आपका। ऐसे नहीं कि एक अमीनो एसिड जुड़ रही है, इसलिए पॉली वर्ड यूज हुआ है। मोनोमर का मतलब एक सिंगल यूनिट होती है। तो प्रोटीन की मोनोमर यूनिट आपसे पूछ ले तो क्या होती है? अमीनो एसिड। और जनरल आपको किसी भी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनानी हो तो हर एक अमीनो एसिड के अंदर एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरा होता है NH2 ग्रुप, और यहाँ एक H रहेगा। यहाँ जो R ग्रुप है इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स, जो आपके अल्फा अमीनो एसिड है, जो हमें 20 मिली है। 10 एसेंशियल होती हैं, 10 नॉन एसेंशियल होती हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटीन अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बहुत सारी डिजीज है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन, इसलिए कहते हैं ना कि घर वाले आपको दूध अच्छे से पिए, दालें खाइए, हरी सब्जियां खाइए। तो जितने पल्सेस हैं आपके, पनीर है, पीनट है, फिश मीट, इन सब में क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मस्ट होता है आपके लिए। तो प्रोटीन जो वर्ड है वो वैसे आता है प्रोटियोज वर्ड से बना है, जिसका मतलब प्राइमरी इंपोर्टेंस। ये आपके मेन जरूरी है, इसके बिना होगा नहीं। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन बनते किससे हैं? अमीनो एसिड, वो भी कौन सी? अल्फा। अब आपको बता देते हैं अमीनो एसिड भी अलग अलग टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर? हाँ, ऑडियो वीडियो सही है क्या? एक बार बताइए। ओके, कैसे हो? हम अच्छे हैं, यस मैम। ओके ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है। तो उसके बाद देखिएगा इसमें क्या आता है आपका। तो अल्फा का मतलब ये होता है जो कार्बोक्सिलिक से नेक्स्ट जो ग्रुप होता है ना, नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, उसी के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगाए तो उसको अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। अगर इस कार्बन के छोड़ के नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो बीटा होता है, उस पे NH2 लग जाता है तो वो बीटा अमीनो एसिड होती, और एक अगले पे आ जाता तो वो गामा होती है। बट इस पूरे चैप्टर में आपको कौन से अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है? अल्फा अमीनो एसिड, उसके बारे में ही आप इसमें डिस्कशन करते हो। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक सी बात थी जो आपको ध्यान रखनी थी। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो आप जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें अमीनो एसिड, क्योंकि इससे बनी इसी है, इसके बेसिस पे हमारी अलग अलग अमीनो एसिड्स बनाई गई हैं। देखिए ये कुछ नाम भी बताए गए हैं आपको, सपोज ये है। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इस टेबल से अगर आप अपने बोर्ड के PYQ उठाओगे या आप HTET की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल KVS NVS की भी देखोगे, जहाँ से 11 12 से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे गए हैं बोर्ड वाले को। कई बार तो आपसे पूछ लेते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिनेशन बताइए विद एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सी अमीनो एसिड एसिडिक है, कौन सी आपकी बेसिक है, और कौन सी आपकी न्यूट्रल है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा।
तो देखिएगा, वो जो आपको स्टार लगाई दिखाई दे रही है, सबसे छोटी अमीनो एसिड कौन सी होती है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? कोई भी अमीनो एसिड आपको बनानी हो तो एक तो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा होता है NH2 और यहाँ पे भी H। सबसे छोटी अमीनो एसिड है अपनी ये ग्लाइसिन। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सभी का वेलकम है। गुड आफ्टरनून टू ऑल, राखी और यान सांगवान। ठीक है, तो अब ये ग्लाइसिन, एक बात याद रखने का, जितने भी अमीनो एसिड हैं आपकी अल्फा अमीनो एसिड हम बात कर रहे हैं, वो सारी ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ग्लाइसिन को छोड़कर। क्योंकि आपको पता है कायरल होने के लिए, ऑप्टिकल होने के लिए आपका कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल का मतलब होता है कि जो चारों सब्स्टिट्यूएंट्स आपके वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। जैसे इस कार्बन से जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो सारे अलग होने चाहिए, लेकिन ग्लाइसिल में दोनों ही अच्छा, इसका मतलब ये क्या नहीं है? कायरल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड हैं, जैसे आइसोल्यूसाइन है, आर्जिनिन है, लाइजिन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पर्टिक एसिड है। ये सारी ही क्या है आपके अमीनो एसिड, ये एसिडिक वाले हैं आपकी। और जो स्टार लगा रखा वो आपकी एसेंशियल है, और जो नॉन स्टार वाली नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सी होती हैं? जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमने मेडिसिन की फॉर्म में या बाहर से इंटेक करनी पड़ती है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, बना लेती है। जैसे कई बार कुछ चीजों की बाहर से जरूरत पड़ती है, कई हमारी बॉडी जो खुद बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका नॉर्मल डेफिनेशन भी आ जाती है और वो भी। अब इसमें देखिएगा, अमीनो एसिड को हम एसिडिक में, बेसिक में या न्यूट्रल में डिपेंड करते हैं कि कितने अमीनो ग्रुप हैं और कार्बोक्सिलिक है। अगर आपके अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बराबर हैं तो वो आपका न्यूट्रल बनाएगा। अगर अमीनो ग्रुप, अब देखो नॉर्मल सी बात देखिए, अमीनो एसिड की कोई भी आपकी अमीन होगी तो उसमें एक NH2 ग्रुप होगा, एक CH ग्रुप होगा। अगर आपके दोनों ग्रुप बराबर हैं, ये एसिडिक ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है स्टूडेंट? बेसिक ग्रुप है। दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब आपके अमीनो एसिड कैसी रहेगी? न्यूट्रल। लेकिन अगर आपके NH2 जो ग्रुप लगे हैं उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाए COH से, तो ये कैसा हो जाएगा? आपका बेसिक अमीनो एसिड। और अगर आपका COH की ज्यादा हो जाए NH2 से, एसिडिक ज्यादा हो जाए, तो अमीनो एसिड कैसी हो जाएगी? एसिडिक। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी आपकी ये, तो आप ये आसानी से इसको बता सकते थे। अब बोर्ड में आपके क्वेश्चन कई बार तो MCQ आएगा, तो आपसे पूछेगा कौन एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है, एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, उनके बारे में पूछेगा। और नॉर्मल इसमें आता है स्टेट वगैरह में, तब भी आपको काम आएगा। तो ये आपको बता दिया गया है। द अमीनो एसिड विच कैन सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल, ध्यान रखिएगा। और जो नहीं कर सकती एसेंशियल, जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक बात है, आपको ये ध्यान रखनी है। वैसे पिछली वाली वीडियो हमने PPT के फॉर्म में ली थी, अब इसमें हमने PDF का यूज करके इसलिए बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर थ्योरी है। आपको पता है NCERT की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको इसका यूज करके बताया जा रहा है। फिर आपको पढ़ना होता है कि फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। राखी का नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए अमीनो एसिड की, तो नॉर्मली अमीनो एसिड का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पानी में घुल जाएंगे आसानी पे। मेल्टिंग पॉइंट का काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर भी बनती है। कैसे बनती है अभी आपको बताएगा कि कोई भी अमीनो एसिड है तो एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरा NH2, या H है या R कुछ भी है। तो अगर कार्बोक्सिलिक का H दे दे तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस, और ये ले लेगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस। तो जिस स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ज्यूट्राइन। ज्यूट्राइन स्ट्रक्चर, प्लस माइनस का बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड का एक तो नेचर रहेगा बेसिक NH2 वाले की वजह से, और एसिडिक रहेगा कार्बोक्सिलिक की वजह से। प्लस माइनस यहाँ पे दोनों होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्यूट्राइन, जिसको हम डाइपोलर, डाई क्यों बोला गया? दो आयन है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। ठीक है, तो ज्यूट्राइन फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपके अमीनो एसिड एसिडिक है तो इसका मतलब एसिडिक है तो चार्ज कैसा है? प्लस। और जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो प्लस वाला कौन से टर्मिनल पे जाएगा? माइनस पे। माइनस किस पे होता है? कैथोड पे। और एनोड पे कैसा होता है? प्लस। तो अगर एसिडिक अमीनो एसिड में इन्फ्लुएंस अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डाला तो माइग्रेशन कैथोड की तरफ होगा, और अगर आपकी अमीनो एसिड बेसिक है तो कहाँ पे होगा? माइग्रेट एनोड के ऊपर। और अगर आपके अमीनो एसिड न्यूट्रल है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो आपके पास कोई माइग्रेशन नहीं होता। इसी का नाम होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जब आप क्वेश्चन वगैरह देखते हो तब यहाँ से आता भी अमीनो एसिड आइसो इलेक्ट्रिक निकालना हो तो दो सॉल्यूट के अमीनो एसिड को डिवाइड कर देते हैं टू। अगर आपको इसको पहले वाला पार्ट देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में देखना, ट्रू डोज
अच्छा, वेलकम है आपका लाइव सेशन में। थैंक्स मैम, थैंक यू टू यू आल्सो, आप इतना टाइम निकाल के ज्वाइन हुए। तो एक बार प्लेलिस्ट को और गो थ्रू करना, उसमें हमने ये पहले वाले आपको बता दिए गए हैं। और क्लास 12 की और ऑर्गेनिक की वीडियोस देखनी हो तो एक बार आप उसको बता देना, और कोई किसी में प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि आपको दोबारा, ऐसे तो पहले भी करवाई गई हमने चैनल पे, लेकिन अब फिर से हेलो अल्केन है, आपकी एल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, अल्कोहल फिनोल अमीन डाइजोनियम, सारी ऑर्गेनिक की दोबारा करवा दी गई। क्या देख लेना वो हम बता रहे हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आप क्लास 12 कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो एक बार ये बताइए। क्लास 12 केमिस्ट्री की अगर आपको वीडियो देखनी है तो अगर अभी करंट वाले देखोगे तो 2025 न्यू केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हेलो अल्केन हेलो अरीन की एक वीडियो 50 मिनट की पूरी इन डिटेल। और उसके बाद हमने अल्कोहल फिनोल ईथर ऑर्गेनिक वाली करवा रखी है, एल्डिहाइड कीटोन वाली करवा रखी है, अमीन डाइजोनियम। तो क्लास 12 में जो चारों यूनिट है ऑर्गेनिक की वो हमने करवा रखी है, दोबारा भी अभी करवाई है लास्ट 10 डेज में ही। तो एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लेना अगर आपको नीड हो तो। हाफ चैप्टर कंप्लीट है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो 12th पास आउट एंड प्रिपरेशन फॉर नीट मैम, ओके, हाफ चैप्टर पेंडिंग है आपका, ठीक है। हाँ, तो लास्ट वाला पोर्शन होगा फिर आपका, क्योंकि पहला इसमें बायोमोलिक्यूल वाला तो हम करवा चुके हैं पहला। तो स्टार्टिंग वाला कंप्लीट है आपका, इनकम्प्लीट है। तो नीट का भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आप पहले दे चुके हो, बताइए एक बार। है टाइम टीम, अच्छा टीम जो भी बच्चे हैं, प्रणाम मैम, प्रणाम आपको। बताइए कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप, बोर्ड की हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो अच्छे से करते रहिए अपनी तैयारी, होप है आपका हो जाए। आपको अपनी मेहनत करनी है, कई बार हो जाता है। स्टार्टिंग का कंप्लीट है मैम, ओके, चलिए ठीक है। हाँ, तो लास्ट वाले पोर्शन में आपको बस अमीनो एसिड वाले से क्वेश्चन ध्यान रखना, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल का, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दे चुका हूँ मैम। अच्छा, तो कितना स्कोर रहा फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, बताइए एक बार। तो बीच में किसी भी बच्चे को कुछ बताना हो कोई भी, तो आप साथ में कमेंट करते रहिए, हम पढ़ा भी रहे हैं और आपके कमेंट भी देख रहे हैं। ओके, तो ये आपको पता है कि जो अमीनो एसिड है डी और अल्फा में, ज्यादातर अमीनो एसिड्स अपने एल फॉर्म में मिलती हैं, जहाँ पे NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड कर दोगे तो वो डी फॉर्म बन जाएगी। अब प्रोटीन के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, अभी आपने ऊपर देखा 278। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम में अगर आपने वैसे तैयारी दी है तो सही है, क्योंकि बार और करोगे तो हो जाएगा। टीम कह रहे हैं मैम 11th क्लास स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओके। तो 11th क्लास के भी प्लेलिस्ट है अलग से, एक बार आप देख लेना। 11th क्लास की हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट तो अभी करंटली करवाई गई है, और उससे पहले वाले भी। तो आप नॉर्मल क्लासेस कर रहे हो या फिर 11th में कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो। चलिए इधर बता देते हैं आपको तब तक पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। ट्रू डोज मैम अभी टेस्ट में 562 आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, कांग्रेचुलेशन। इतना ज्यादा आपने कर लिया तो फिर इजीली हो जाएगा आपका बहुत अच्छे कॉलेज में। ओके, बस ये देखना आपको कि जो आपका पिछला पहला अटेम्प्ट था उसमें आपकी क्या मिस्टेक रही, अगली बार ना करें। टेस्ट में अगर आप अभी से टेस्ट दे रहे हो तो अच्छी है, क्योंकि देखो जो भी आप चैप्टर करोगे साथ के साथ हो जाएगी तैयारी, तो अच्छी बात है। ओके मैम, तैयारी कर रही हैं, ओके चलिए अच्छी बात है, क्योंकि देखो 11th है आपके पास कंप्लीट और 12th है, अब साथ में अपना जो नॉर्मल आपका चल रहा है उसके साथ में थोड़ी बहुत भी कंपटीशन की करते रहोगे, तो आगे से आपको जेई की दे रहे हो, चाहे नीट का दे रहे हो, तो ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम में आपका होने के ज्यादा चांस है, फिर अभी इतना ज्यादा भी नहीं। और 11th की आपने अच्छे से कर ली तो 12th वाली आपको काफी इजी लगेगी। 11th की केमिस्ट्री ज्यादा लेंथी है आपकी। डर लग रहा है मैम कि मेरा होगा कि नहीं, हो जाएगा, बस सेल्फ मोटिवेशन रखिए। और आप ये देखिए कि पहले आप 278 से अभी आपने बताया कि 560, इतना ज्यादा आपने इतने दिन में कर लिया है कवर। तो आप देखिए अपना केमिस्ट्री है, चाहे आपका बायो है, या कौन सा सेक्शन है जिसमें आपको कमी लग रही है उसी को रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। ठीक, एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक। मैम बायो तो बढ़िया चल रही है, बस फिजिक्स दिक्कत है और केमिस्ट्री भी सही है लगभग। अच्छा, हाँ, तो जो आपको अभी देखो पता चल गया है कि फिजिक्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो पहले
वो चैप्टर देखिए जो फिजिक्स के आपको आसान लगते हैं और जिनसे उन चैप्टर के क्वेश्चन हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, ताकि वहां उन चैप्टर से क्वेश्चन आए तो कुछ गलत ना हो। फिर जो हार्ड वाले हैं जो आपसे नहीं होते उनके कुछ मेन, क्योंकि देखो हर एक यूनिट का एक आप लास्ट के 4-5 साल के अपने एनालिसिस किया होगा तो पता चल ही गया होगा एक पैटर्न सा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके उठा के पीवाईक्यू कीजिए। अगर सारे नहीं और एक आधे चैप्टर ऐसे छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से कर ली और फिजिक्स के कुछ टॉपिक कर लिए तब भी, लेकिन ये ऐसे करने हैं जो इजी वाले में कि कहीं से क्वेश्चन किसी लेवल का आ जाए उन चैप्टर से तो आप कर पाओ। तो जो आपको हार्ड लगता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। जैसे आपको पता है बायो आपको अच्छे से आती है तो उसको कम टाइम देने से काम चल रहा है तो अच्छी बात है, इसको थोड़ा ज्यादा दे दीजिए। इनको भी लाइट नहीं छोड़ना, साथ में इसको भी करते रहना है। आप ऐसे बराबर मैनेज करके चलोगे तो हो जाएगा। और जो आप पढ़ते हो तो आप साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे तो और अच्छी बात है, इसे आपको साथ के साथ एनालिसिस आपका पता चल रहा है। ओके मैम, ओके, गुड लक आपको। तो देखिए अभी आपको बता रहे थे, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी हमने बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाए थे कार्बोहाइड्रेट वाले की, चाहे वो मोनोस, ग्लूकोज हो, फ्रैक्टोज हो, सुक्रोज, सभी में कौन सी लिंकेज थी? ऑक्सीजन के थ्रू। उस लिंकेज का नाम क्या होता है आपका? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। और यहाँ जो लिंकेज होगी प्रोटीन्स वाले में, उसमें कौन सी लिंकेज है? पेप्टाइड। ट्यूडोज क्या कह रहे हैं? मेरा बैकलॉग हो गया मैम 2 मंथ का ड्यू टू हेल्थ इश्यू, इसलिए डिमोटिवेट हो गया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो हर एक किसी के लाइफ में अप्स डाउन चलते रहते हैं, और हेल्थ तो आपको पता है मेन इश्यू ही है। अगर ये खराब हो जाती है तो वो नहीं पढ़ाया जाता, ना ही सारा कुछ। लेकिन अब ये देखिए, अगर आप अब ठीक हो गए हो तो अभी वो जो पीछे जा चुका है उसको तो याद करके आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बस अब सोचिए कि अब जितना टाइम मिला है उसको आप अपना पूरा यूटिलाइज। पेपर कब है वैसे आपका नीट का? जनवरी या फेब में है क्या? तो अब जितना टाइम मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। पीछे वाले को हम चेंज तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब जो हो गया है, अभी जो मिला हुआ है उसको अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो आपका हार्डवर्क जो मेहनत है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। कई बार होता है एग्जाम वाले दिन हम नहीं कर पाते किसी भी रीजन से, हेल्थ हो गया, इशू या अदर, लेकिन जो आप इस प्रिपरेशन फॉर ड्यूरिंग में जो आप तैयारी करोगे, जो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगी वो आगे भी काम आएगी, किसी भी आप सेक्टर में जाओगे तब भी, ठीक है। तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? जो भी आपके अमीनो एसिड, अभी आपको बताए हर एक अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरा NH2, यहाँ पे H आ रहा है। तो जब दूसरी कोई अमीनो एसिड आएगी, जैसे ये NH2 है, यहाँ C, यहाँ R ग्रुप है, तो इसका आपके पास H अमीनो एसिड का हम H कर लें, इसका H और OH मिलके क्या बाहर निकल जाएगा? पानी। और यहाँ पे जो लिंकेज बनेगी वो कौन सी बनेगी? CONH। इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। एक टाइप से अमाइड लाइक लिंकेज है। मैं बायो कवर कर लिया हूँ और केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर पीछे हूँ, बस फिजिक्स का ज्यादा बैकलॉग हो गया 6 से 7 चैप्टर में। अच्छा, 3 मई को पेपर है। ओके, तो फिर तो काफी टाइम है आपके पास। तो जो आपके अच्छे वाले हो गए हैं उनको भी साथ में रिवीजन करते रहिए, और जो आप बता रहे हो 6 से 7 चैप्टर फिजिक्स के रहे हैं उसके भी करते रहिए, ठीक है। मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा, ज्यादा डिमोटिवेट ना हो। बस आप ये देखिए, आपको 2 तो अच्छे आते हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक भी अच्छा नहीं है। अब आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छे नंबर आने की। बस फिजिक्स को थोड़ा सा अपना और ध्यान लगा कर लिए। चलिए, तो ये हम आपको बता रहे थे बॉन्ड के बाद में ध्यान रखना आपको पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये देखिए कुछ थ्योरी है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपको क्या ध्यान रखना है, ये बता दिया। प्रोटीन बनता किससे है? अमीनो एसिड से। पॉलीमर बहुत सारी यूनिट जुड़ती हैं हजारों, और लिंकेज सारे में कैसे रहेगी? पेप्टाइड बॉन्ड। थैंक यू मैम मोटिवेशन के लिए, जो कि ऑलवेज वेलकम है। कभी भी आपको केमिस्ट्री का कोई पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ओके। और अपना जो वीक है थोड़ा उसको टाइम दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग हार्ड वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना और कम को वैसे। तो देखिए ये आपको लिंकेज बताई गई। मान लो ये अपनी कोई अमीनो एसिड है, ये दूसरी अमीनो एसिड है, तो इसका H और आपका यहाँ का OH बाहर हो जाएगा, एक H क्वार्टर कर लीजिए, तो पानी बाहर निकलने के बाद ये लिंकेज हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। तो कई बार बोर्ड में आपके पूछ भी ले, पता नहीं हो तो आप कोई भी 2 अमीनो एसिड से, वो ग्लाइसिन, एलानाइन, कैसे भी लेके दिखा देनी। ये रिएक्शंस के बीच में सेम दिखाई दिया। डाइपेप्टाइड का मतलब है कि जब आप 2 अमीनो एसिड का कंबाइन कर रहे हो। ट्राई का मतलब 3 है, टेट्रा 4, पोली का मतलब बहुत सारी, ये डिफरेंट है। फिर ये क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना। पिछली बार आपका बोर्ड का जो पेपर था, HBSC का था या CBSE, दोनों में से ही आया था एक, ये पूछा हुआ था कि जो अपने हेयर है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। ये वाली बात ध्यान रखनी है। नॉर्मल आप जैसे जनरल
वाले में भी आ जाता है। हेयर में, अपने वूल में, सिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। में देखा होगा ना, केराटिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। देन ये कई लोग केराटिनिंग प्रोटीन डलवाते भी हैं बालों में। मायोसिन किस में होता है? अपनी मसल्स में होता है। तो जब आपकी फाइब्रस प्रोटीन की आप स्ट्रक्चर्स जब बनाते हो तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है बहुत सारी, एक नहीं है ना, क्योंकि अभी आपको बताया कि पॉलीमर यूनिट होती है अमीनो एसिड की, जुड़ के तब जाके प्रोटीन बनता है आपका। केराटिन, यस हाँ, केराटिन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसे। तो फाइब्रस वाले की बात में याद रखने है कि फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, ये बात ध्यान रखनी है। इसको थोड़ा हाईलाइट करके बता देते हैं। यस, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और जो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है वो आपका सोल्यूबल होता है पानी में। इसमें बॉन्ड क्या रहेगा? हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो अभी आपको नीचे दिखाते हैं। एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे करते हैं। यस, अब ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में आपको क्या ध्यान रखनी है? इसमें जब पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन होती है तो एक स्फेरिकल शेप जैसी बनती है। ये पानी में घुल जाएंगे, वो घुलती नहीं है। जैसे अभी आपका आया था केराटिन प्रोटीन, तो केराटिन किसका एग्जाम्पल था आपका? नेल में भी केराटिन, हाँ यस, नेल में भी केराटिन ही होता है आपका, मायोसिन मसल्स में होता है। इंसुलिन और एल्बुमिन है वो किसके एग्जाम्पल हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो हम शेप के हिसाब से आपने देखा होगा प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और अगर आप बॉडी वाले बच्चे देख लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है जो आगे हम बताएंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, एक टॉपिक है आगे इसी में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कि अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हो तो कौन से में क्या प्रॉपर्टी का लूज होता है। तो देखिए जैसे आपकी ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो बताइए किसने दी थी? कौन से साइंटिस्ट ने हमें बताया था इसके बारे में? याद है आपको? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या है? प्रोटीन में वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, हर एक प्रोटीन अमीनो एसिड लिंक होगी दूसरे स्पेसिफिक नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर रहेगी। प्राइमरी में नॉर्मल वाली रहती है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती इसके अंदर। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होती है? एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट करेगी। दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा, दो फॉर्म में मिलेगी। प्राइमरी वाली तो नॉर्मल ही है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है आपकी। ग्लोबुलर, हाँ ग्लोबुलर प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग टाइप्स भी पढ़ने हैं आपको। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपको बता ही दिया। अल्फा हेलिक्स है, उसके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड या जो ट्विस्ट करके, जैसे स्क्रू होता है ना आपका एक टाइप से, ऐसे नीचे दिखाते हैं आपको एक बार, ये रे देखो, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ऐसे, ये लिंकेज आपको दिखाई दे रही है। ये जो CO और NH, ये कौन सी लिंकेज है? अपनी पेप्टाइड। वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यस वेरी गुड, यू आर राइट। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सी होती है? क्वाड्रेंटी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी ओवरऑल फोल्डिंग जाती है, मान लो एक चेन है, ये दूसरी चेन है, आपस में ऐसे। क्वाड्रेंटी वाले में तो चारों ही मिक्स हो जाती है आपकी। तो मेन फोर्स इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी वाले जो स्टेबलाइज करते हैं काम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपका, डाइसल्फाइड और वंडरवाल जो फोर्स है, वंडरवाल क्योंकि लार्ज चेन हो जाती है ना R वाली। क्वाड्रेंटी वाली स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी जो यूनिट हैं एक कंबाइन हो जाती हैं आपकी, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे बना लेती हैं। जैसे ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है आपकी, नॉर्मल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसी मिक्सिंग थी। टर्शियरी में थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स यूनिट है जो जुड़ रही है। क्वाड्रेंटी में ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सी बन जाती है जब आप इसको क्रिस्टलोग्राफिक से देखते हैं। क्वाड्रेंटी हेमोग्लोबिन में होता है, यस क्वाड्रेंटी स्ट्रक्चर इसमें होती है, जिसमें जब हम इनहेल करते हैं तो पूरा कॉम्प्लेक्स जो अपना बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जिसमें हेमोग्लोबिन में बताइए कौन सी मेटल होती है आपकी? ये भी एक बार आपके पूछा हुआ है, जैसे कोऑर्डिनेशन वाले में भी पूछा था। विटामिन B12 पिछली बार बोर्ड के क्वेश्चन में था। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है। हेमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है आपकी? आयरन। ठीक है, ये वाले जो छोटे क्वेश्चन MCQ वगैरह में आ जाते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जहां से 2 से 3 बार पूछा हुआ आपका, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। Fe आयरन होता है, यस हाँ सही है आपका, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। और एक बार ये भी पूछा हुआ था आपका, जैसे अभी अपना ये स्टेट वाला पेपर था उसमें भी था, सिस प्लेटिन जो है उसमें कौन सी मेटल है आपकी, जो पहली एंटी कैंसर ड्रग बनाई गई है। जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो तो पहला क्वेश्चन ये आता है आपका एप्लीकेशन में। अल्फा और बीटा का लिंकेज होता है, अल्फा 141 है और बीटा 146 अमीनो एसिड, हाँ सही बता रहे हो आप, इसका मतलब तो आपने पढ़ ही रखा है। तो ये भी पूछा हुआ था एक बार, सिस प्लेटिन में कौन सी मेटल होती है? प्लेटिनियम। और फार्मूला क्या होता है? ये भी बोर्ड के पेपर में था, प्लेटिनियम NH3 2Cl2।
और सी स्ट्रक्चर आपको पता है, सीसो ट्रांस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सीस वाले का यूज किया जाता है एज एंटी कैंसर ड्रग में। तो प्रोटीन का आपको पता है, इसी से आपकी सारा कुछ अपनी ग्रोथ के लिए, इसी सारे मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। क्रीम डायमेंशनल पैरेलल, अगर नेटिव स्टेट में नॉर्मल सारी प्रॉपर्टी जो शो कर रही है, लेकिन अगर आप ये बॉन्ड को ब्रेक करते हो, कुछ भी आप चेंज लेके आते हो, चाहे वो टेम्परेचर को कर रहे हो या पीएच के अंदर ला रहे हो या बॉन्ड को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उस टाइम पे अपनी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सारी लूज कर देंगे। प्राइमरी वाला तो कुछ नहीं करेगा, वो तो क्या रहेगा, इंटैक्ट है, क्योंकि वो तो सीधा ही है, उसमें तो आपसे कुछ भी चेंज करो, टेम्परेचर का, प्रेशर तो नहीं होगा, मतलब पीएच का, तो वो तो अपनी स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखता है। लेकिन सेकेंडरी टर्सरी वाले में आपके क्या करेंगे, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, तो प्रॉपर्टी पूरी लूज हो जाएगी, जो एक्टिविटी पहले शो कर रहा था वो तो हट जाएगी। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका, डीनेचुरेशन। ये आपसे पूछा हुआ है डीनेचुरेशन में। तो डीनेचुरेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि सेकेंडरी आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे भी, लेकिन प्राइमरी वाली स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहती है आपकी, वो सेम रहेगी। सीस में सेम साइड एंड ट्रांस में अपोजिट है, हाँ सही बात है। तो आपके जैसे सीस की स्ट्रक्चर अभी इसकी बनाते तो उसकी क्या बन जाती, दोनों NH3 लिगेंड आपकी यहाँ आ जाते सेम साइड, और अगर ट्रांस करना होता तो अपोजिट। जो हमारे एंटी कैंसर ड्रग में यूज होती है वो होती है सीस, क्योंकि आपको पता होगा कि जब एलिमेंट इनको एक तो आप सेम साइड लगा रहे हो ट्रांस करने में, सब कुछ प्रॉपर्टी बदल जाती है। ऐसे आप जैसे ग्लूकोज पीते हो, एक अल्फा डी ग्लूकोज है, एक बीटा डी है, तो इन दोनों का काम है, ये अलग वर्कर है, ये अलग। आप जो पीते हो वो बताइए, अल्फा वाला होता है, बीटा वाला, कौन सी एनर्जी मिलती है आपको, दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या, अल्फा वाले में राइट हैंड साइड होता है वो आपका फर्स्ट वाले में, और अगर बीटा करना हो तो वो आप क्या करते हैं, लेफ्ट साइड, और एक दूसरे के होते क्या है, ये एनोमर। तो इस यूनिट में ये भी पूछ सकते हैं, ये दो वर्ड वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, एनोमर और एपीमर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एनोमर और एपीमर में, एपीमर का क्या मतलब होता है, पहले कार्बन को छोड़कर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन होना। जैसे ये पूछा हुआ था एक बार पेपर में आपके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं एक दूसरे के, एपीमर होते हैं या एनोमर। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या होते हैं, एपीमर। सिस्प्लेटिन कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है ना, यस हाँ, सिस्प्लेटिन का एंटी कैंसर ड्रग में यूज होता है आपका, जो पहली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, और मेटल प्लेटिनियम होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये वाले बात इस यूनिट में ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपके एनोमर और एपीमर का पता लगाना। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपसे पूछ ले तो क्या है वो एक दूसरे के एपीमर, क्यों, डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, पता होगा आपको, कौन से कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलती है। जैसे ये आपका अल्डिहाइड है, जैसे नॉर्मल हम स्ट्रक्चर बनाए, सपोज HOH OH H H अपनी OH है, ये HOH और CH2OH, ओके। अब पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये जो फोर्थ कार्बन है इसका जो OH राइट साइड है, अगर आप गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ये OH किस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाता है, फोर्थ कार्बन कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज होना, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं आपका, गैलेक्टोज वाले में। और अगर आपको बनाना हो क्या, अभी बताया था ग्लूकोज और अल्फा डी और बीटा डी, तब आप इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे पहले से 5 में जोड़ने के बाद अगर ये राइट साइड है अपना तो वो अल्फा होता है, ये वो लेफ्ट साइड कर दे तो क्या होता है, बीटा। तो याद रखें ना कि अल्फा डी और बीटा डी तो एक दूसरे के एनोमर होते हैं, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर होते हैं। चौथे कार्बन पे चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन का, ग्लूकोज की सेम स्ट्रक्चर रहेगी, और बस फोर्थ कार्बन पे जो आपका OH राइट है वो लेफ्ट करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, इसमें थोड़ी सी थ्योरी वाली ज्यादा लाइन है, इसलिए आपको इसमें दिखाई जा रही है, ताकि आपको सारी लिखनी ना पड़ती हमें, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने वाला था एक ग्लूकोज की, यहाँ से चाहिए आप नीट का बच्चा जो आप बता रहे थे तैयारी कर रहे हो, तो ग्लूकोज की जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी Br2 वाली, आपकी HNO3 के साथ वाली, एसिटिक वाली हाई HI, तो वो रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, रिड्यूसिंग कौन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सुक्रोज में, माल्टोज में, तो पहला वाला पोर्शन वहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अमीनो एसिड वाले में तो थ्योरेटिकल या यहाँ से पूछ सकता है आपका कौन से में क्या प्रोटीन है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो एग का कोगुलेशन जब आप बॉइलिंग करते हो तो ये भी आपका डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है, जैसे दूध से दही का बनना आपका। अब एंजाइम में क्या, देखो एक तो हमारे एंजाइम बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे आप खाना खा रहे हो पचाने में हेल्प करते हैं, ऐसे एनिमल्स के में रही एंजाइम, चाहे वो सेलुलोज एंजाइम को सेलुलेज एंजाइम पचा रहा है आपका। एक आपके क्वेश्चन भी आता है ना एक, कि जैसे सेलुलोज है जो घास खाने वाली में वो तो खा लेते हैं, पच जाता है, लेकिन हम अगर घास को खाएं तो नहीं पचा पाएंगे।
हाँ, नॉन रिड्यूसिंग, सही बात है आपकी। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, दोनों जुड़ जाते हैं ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, तो इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग है आपकी डाइस्क्राइड में। और आपके जो मोनोस्क्राइड है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज वो दोनों ही रिड्यूसिंग रहते हैं, और पॉलीस्क्राइड भी सारे रिड्यूसिंग, बस डाइस्क्राइड में आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए ये एंजाइम्स बता रखा है आपको जो अलग अलग रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कुछ एंजाइम्स हमारे इनबिल्ट होते हैं है, तो कोई भी बायोकैट जैसे नॉर्मल कैटालिस्ट का काम क्या होता है? स्पीड जैसे हम रिएक्शन बढ़ाना। ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन करते हो तो कैटालिस्ट डालते हैं। बायोकैटालिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग एंजाइम का पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो काम करते हैं, जैसे आपका माल्टोज है, अगर माल्टोज को आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो किस एंजाइम की हेल्प से करोगे? माल्टेज। सुक्रोज वाले को करते हो या ग्लूकोज वाले में कौन सा आता है? इनवर्टेज पड़ा होगा अपने एक एंजाइम, माल्टोज पड़ा होगा, सेलुलोज पड़ा होगा, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं ये जो आपके काम करते हैं। अब देखिए ये आपको जब वैसे तो यहाँ है नहीं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो तो एक थ्योरी आती है एंजाइम सबस्ट्रेट की, कॉम्प्लेक्स, कि कैसे आपका एंजाइम है जहाँ पे रिएक्शन करनी है सबस्ट्रेट पे जुड़ के आपका ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, लास्ट में कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। हाँ, नॉन रिड्यूसिंग, यस, हाँ समझ गए, सही बता रहे हो आप, सही है आपका। ये सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो ये आपको बता ही दिया। अब देखिए विटामिन वाले में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं विटामिन वाले पोर्शन से, एक तो आपको विटामिन के केमिकल नेम ध्यान रखना है, विटामिन का सोर्स देखना है, किस विटामिन की कमी से क्या रोग हो जाता है आपका, ये ध्यान रखना है। जैसे छोटी क्लासेस से आप जो पढ़ते आ रहे हो, तो विटामिन भी हमें, आपने देखा होगा, चाहे वो विटामिन ए है, जैसे कमी हो जाए तो आपको आंखों से दिखना कम हो जाता है, विटामिन बी हो जाए तो बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग विटामिन का वो थिंग्स हैं, तो हमें अपनी डाइट में प्रॉपर चाहिए होता है। ज्यादातर विटामिन से आप फ्रूट से इंटेक कर रहे हो, विटामिन डी है उसका अच्छा सोर्स आप सनलाइट मॉर्निंग वाली, ऐसे नहीं धूप में सारे दिन बैठे रहो, दिन वाली नहीं होगी, सुबह वाली विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। एग है आपके, ठीक है, तो अलग अलग विटामिन वाले हैं, वहां से आपके काम आते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल वाले बीसी, और जो एडीई के, ये ट्रिक याद रखना है, विटामिन ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल होते हैं, विटामिन बी और सी होते हैं जो वाटर सोल्यूबल, बी सी और ए डी के। अब इसमें यह बात ध्यान रख लोगे आप, फैट सोल्यूबल में कौन आ जाएगा? ए डी ई के, और आपके वाटर सोल्यूबल में बी और सी वाले आ जाएंगे जो आप रेगुलर डाइट में देते हो। अब इसमें एक टेबल है आपके नीचे ये वाली, हाँ यस, इस टेबल को अच्छे से देखना है। यस मैम, ये नीट के लिए है, ई प्लस एस ES माइनस EP प्लस EP। अच्छा, हाँ, यहाँ चैट में देने की, नीट में थोड़ा एक आधा टॉपिक आपको एडवांस मिल सकता है, क्योंकि बोर्ड वाले में थोड़ा वैसे आते हैं, और नीट हो चाहे आपका जेई हो एडवांस हो, इनमें थोड़ा एक्स्ट्रा। तो जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तब आती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थोड़ी आती है आपकी, जैसे कीलो, इसका दूसरा नाम ये होता है कीलो कंसेप्ट। जैसे आपका चाबी है ना एक टाइप से, अब किसी भी मान लो कोई भी ताला है, उसको आपको एक स्पेशल चाबी, हर एक की अलग अलग चाबी, उसी से खुलता है, तो वैसे ही वो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट वाला, सेम जुड़ के तब जाके उस टाइप से, तो इसको कीलो कंसेप्ट भी बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैम, ये जो अभी सेंड किया हूँ उसमें। अच्छा, हाँ नहीं, ये इस टाइप से ही होता है, E प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट बना के, और फिर EP वाले, मतलब एंजाइम के साथ जो प्रोडक्ट बनता है, ये S तो आपको सबस्ट्रेट वाले को दिखा रहा है, अगर आप कहोगे तो हम इसका भेज देंगे, हमारे पास मटेरियल है। ये BSc वाले में थ्योरी आती है तो उसकी पूरी, MSc में जब जाते हो तो अलग से होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये पूरी यूनिट थी एंजाइम वाली, तो एक बार हम चेक कर लेंगे, होंगे तो हम भेज देंगे टेलीग्राम पे इसके रिलेटेड कंसेप्ट। तो काफी दिन हो गए हमें इसको पढ़े हुए, वैसे थोड़ा सा याद है। अब ये वाली टेबल में क्या ध्यान रखना है आपको, विटामिन ए है, जैसे विटामिन ए का सोर्स क्या है आपका, विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, ये सोर्स आपके क्या चीज खाने से आपको विटामिन मिलेगा, और ये आपको दे रखी हैं बीमारियां, ठीक है। तो ये, और लास्ट आपने देखा होगा 2 साल से HTET में और बोर्ड में 12th क्लास HBSC में आ रहा है कि कौन सा जो विटामिन है जो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है रेड का थक्का बनने में, तो विटामिन के। लेकिन हर साल जरूरी नहीं यही आए,
तो ये 2 साल से रेगुलर, दोनों एचटेट में भी 2 साल से आ रहा है। अब की बार भी एचटेट जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम था उसमें भी था ये कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, तो विटामिन के, और बोर्ड में भी आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के विटामिन है, उनके फंक्शन आपको देखने हैं। विटामिन सी जो आपके खट्टे फल्स हैं उनमें होता है, आपका कमी से क्या हो जाएगा, केमिकल एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी की कमी से रिकेट हो जाएगा, ई और के, ये ब्लड क्लोटिंग वाला। तो विटामिन के एग्जामिनर का काफी फेवरेट है, बहुत दिनों से आ रहा है आपका। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में क्या ध्यान रखना है, देखो हर एक जनरेशन की एंड एवरी स्पीशीज रिजेंबल एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब अपने पूर्वजों से आप मैच करते हो ना, जब पता चल जाता है आपके पेरेंट्स से, आपके बच्चे या अपने आपके दादा से मिल रहे हो, तो इनहेरिटेंस और कैरेक्टर आपके आते हैं। तो न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंट, जो आपके पीछे से आ रही है कैरेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो जो पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ सेल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी, उसको हम क्रोमोसोम। टोटल क्रोमोसोम आपके क्या होते हैं, 40, पेयर पूछे तो 23। ठीक है, तो आपको मेन क्या होता है, डीएनए। भाई डीएनए से पता चल जाता है आपके पेरेंट्स के, डीएनए देखा। ब्लड सर्कुलेशन में सर ने लिखाया था ब्लड कोगुलेटिंग लिए विटामिन के। हाँ, विटामिन के ही होता है आपका ब्लड क्लोटिंग। और ये डोज बता रही हैं 2 साल से आ रहा है आपके बोर्ड में भी, और वीएच टेट में भी आया था। मतलब ये विटामिन वाली जो टेबल एनसीईआरटी में दे रखी है आपको, ये अच्छे से कर लेनी है, नो के नो, ए बी सी डी ई के। एक याद रखना फैट और वाटर का, और एक कौन से विटामिन का क्या काम है। तो लास्ट में आपके डीएनए आरएनए वाले में एक तो बेसिस आपका पूछता है। पहली बात जो वाटसन ने ये दिया तो उनके बारे में कुछ जानकारी है ये तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है वैसे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें पेयर क्या होते हैं, जो 4 पेज पढ़ते हो आप, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन आरएनए वाले में कौन सा बेस बच जाता है आपका, क्या आ जाता है वहां पे, यूरेसाइल। ये स्ट्रक्चर है आपकी राइबोज की और डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी वाले में क्या करना है, दूसरी पोजीशन पे जो ओ दिखाई दे रहा है ना, उसको हटा देना आपको। ये है 5 मेंबर की रिंग ही है आपकी, ये है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके जब आप पेयर बनाओगे तो इसमें एक फॉस्फेट यूनिट होती है, एक शुगर वाली, वो आगे दिखाते हैं वे भी आपको। तो डीएनए में याद रखना आपको 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन आरएनए में 3 तो सेम रहेंगे, लेकिन क्या आ जाएगा वहां पे, यूरेसाइल। ये इनकी स्ट्रक्चर है आपकी एडेनिन ग्वानिन की, जो आपको दिखाई दे रही होंगी। ये आपकी 6 मेंबर है, ये 5 मेंबर है। ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है, ये ग्वानिन की। देखो कुछ तो सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको। मेन सीम है 4 और 5 और 6 की है, लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप है आपका, यहाँ NH2 भी है, लेकिन साथ में क्या है, कार्बोनिल भी ग्वानिन की। ऐसे बोर्ड वाले में आपके अलग से स्ट्रक्चर तो नहीं बनवाते, बट एक बार आप देख लेना। ये थाइमिन की स्ट्रक्चर है, ये यूरेसाइल की है। बस यूरेसाइल और थाइमिन में देखो बिल्कुल एच, अगर ये CH3 नहीं होता तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, यूरेसाइल की। अब यहाँ पे इस H की जगह क्या आ गया, CH3, तो ये किसकी बन गई, थाइमिन की। यूरेसाइल आरएनए में होता है ये, उसमें ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में एक यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस वन पोजीशन ऑफ शुगर। साइड में देखो, साइड वाले में तो 2 यूनिट अटैच होंगी आपकी, एक तो शुगर यूनिट के साथ में बेस। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो आता है, टाइड टी से याद रखना, टाइड मतलब 3, उसमें कौन सा ग्रुप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट वाला भी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जब न्यूक्लियोसाइड लिंक हो रहा है फोस्फोरिक एसिड 5 पोजीशन शुगर, तो ये बन जाएगा टाइड। टाइड से याद रखना 3 यूनिट होंगी, उसमें आपकी जो शुगर यूनिट है वो वाली, उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, 3 ग्रुप, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है। ये आपकी शुगर जो 5 मेंबर यूनिट थी और बेस ग्रुप है, और इसमें साथ में फॉस्फेट। टाइड में, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, इस लिंकेज को बोलते हैं पीरियड में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 5' और 3'। ये कार्बन की बात हो रही है जब यूनिट जुड़ती हैं। देखिए ये आपके डाई न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको बताया है। जैसे मान लो ये आपकी शुगर यूनिट थी जो अभी ऊपर आपको दिखाई, थायमीन के मेथिलेशन से यूरेसाइल हाँ बनता है, हाँ यस, आरएनए वाले में यूरेसाइल बन जाता है उसमें। तो इसमें ये शुगर यूनिट है, ये फॉस्फेट है आपकी, ये बेस वाली यूनिट है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड वाली है आपकी, ये 3' है, ये लिंकेज है, उसके बारे में आपको दिखा रखा है। ये 5, जैसे आप ये बनाते हो ना 5 मेंबर वाले रिंग में, ऊपर क्या था आपका CH2OH, और ये वाला इस फॉस्फेट वाले से जुड़ा हुआ, इसी लिंकेज का नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर। तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड ऐसे नहीं है, एन मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ चेन्स इसमें जुड़ी रहती हैं। उसके बाद ये आपके पेयर हैं, ये भी ध्यान रखना आपको कि एडेनिन और जो थायमिन है,
ग्वानिन साइटोसिन में तो कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एडेनिन थाइमिन वाले में डबल है। ये ऐसे जो पेयर है आपको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनती है। उसके बाद में और आप भी जो नेट की कर रहे हैं तैयारी, एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करना साथ में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलते हैं। आरएनए के टाइप, मैसेंजर आरएनए, आपके ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल, जो 3 टाइप्स हैं आपकी, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एडेनिन आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है किसके साथ है, थाइमिन के साथ। साइटोसिन कर रहा है आपका पास ग्वानिन के साथ में, जो पेयर आपने पढ़े थे ना वही वाले। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। मैं अब चलता हूँ लंच करने। गुड बाय मैम। ओके गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए अपना। ठीक है, तो देखिए लास्ट में बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए। तो ये आपको पता ही है कि डीएनए की वजह से ही आपका सारा कुछ पता चल रहा है, जो भी आपका वर्क है। तो डीएनए एक रिस्पॉन्सिबल होता है आइडेंटिटी, किसी भी स्पीसीज का आपको पता चलाना हो मिलियन ऑफ ईयर। डीएनए मॉलिक्यूल सेल्फ रेप्लिकेशन, अपने आप रेप्लिकेट करता है एक से। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन न्यूक्लिक एसिड का प्रोटीन सिंथेसाइज करने, आपको वो भी करने में हेल्प करता है आपका, और उसी को तो सिग्नल मिलता है ना आरएनए वाले से। बट मैसेज फॉर द सिंथेसिस पर्टिकुलर प्रोटीन, वो तो प्रेजेंट किसमें होता है, डीएनए में। वर्किंग आगे का सिंथेसाइज करने का काम किसको होता है, आरएनए में। हार्मोन्स क्या होते हैं, अब आपको ने देखा होगा कई बार हार्मोन हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हार्मोन भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो अलग अलग टाइप से अलग अलग करता है। मेल हार्मोन जैसे अलग होता है, फीमेल अलग है। कई बार हमें स्ट्रेस वगैरह ज्यादा हो जाता है तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है आपकी। तो देखिए क्या बताया हार्मोन, वैसे जो बायो वाले बच्चे हैं, नीट वालों को तो और अच्छे से पता है इनके बारे में, वैसे तो हम भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। हार्मोन्स आपके मॉलिक्यूल जो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा एंड आर पोर्ट डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम, जो ट्रांसपोर्ट देम टू साइट ऑफ, जो भी एक्शन करना। तो पहले मेन सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड के द्वारा हो रही है, एंडोक्राइन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन टर्म ऑफ केमिकल नेचर, सम ऑफ दीज आर स्टीरियोड, एस्ट्रोजन एंड एट्रोजन। जैसे फीमेल हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन, और जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल वाला क्या होता है, एस्ट्रोजन। ये बहुत सारे नाम होते हैं हार्मोन्स के। उसके बाद आपको क्या बता रखा है, सम पॉलीपेप्टाइड एग्जांपल इंसुलिन एंड एंडोफॉर्मिन। इंसुलिन जैसे ब्लड शुगर लेवल का होगा, अदर अमीनो एसिड्स, नॉर्फिन। हार्मोन्स अलग अलग फंक्शन निभाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दे हेल्प टू मेंटेन बैलेंस बायोलॉजिकल, जो भी हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं वो सभी को मेंटेन करने में, हमारे स्ट्रेस वगैरह को कम करने में, या बॉडी में जो भी चेंज है। इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में। इंसुलिन रिलीज इन रिस्पॉन्स ऑफ रैपिड राइज इन द ब्लड, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब भी। दूसरी तरफ हार्मोन ग्लूकोजन, ये अलग अलग है, ध्यान रखना है। ग्लूकोजन टेंड टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है आपका। The two hormone together regulate the glucose level. एफिनेफ्रिन एंड नॉरफिन मेडिटेट करते हैं जो बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुली कुछ भी हो रही है। ग्रोथ हार्मोन, जैसे आप देखते हो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो कई बार हार्मोन अगर आपके नहीं हो रहे सिक्रेशन तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, जितनी होनी चाहिए उस एज में नहीं हो पाती। कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप देखते हो कि 5 साल के बच्चे भी 10 साल इतनी हाइट हो जाती है एकदम से। तो वो डिपेंड करता है आपके हार्मोन में कैसा क्या चेंज हो रहा है। थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड में, जो आयोडीनेटेड डेरिवेटिव होता है अमीनो एसिड टायरोसिन के द्वारा। एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म। ये पूछ सकते हैं आपसे, अगर उसकी कमी थोड़ा बहुत कम हो जाए तो ये वाली बीमारी हो जाएगी आपको। लेथर्जीनेस, ओबेसिटी, मोटापा, आप देखते हो ना कई लोगों के बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो इसकी कमी हो सकती है। इंक्रीज लेवल ऑफ थायरोक्सिन कोज हाइपोथायराइडिज्म, ये बीमारी होती है। लो लेवल ऑफ आयोडीन इन द डाइट में लेड टू हाइपोथायराइडिज्म, कमी हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। एंड इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड बढ़ सकती है उसमें। दिस कंडीशन इज लार्जली कंट्रोल बाय एडिंग, तो हम क्या करते हैं, जो आप नमक करेंगे आयोडाइड साल्ट यूज करते हैं। स्टीरियोड हार्मोन जो है वो एड्रेनल कोर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं। गोन्स, टेस्टिस मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। हार्मोन रिलीज बाय एड्रेनल कोर्टेक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। जैसे ये है आपका ग्लूकोकोर्टिकोड, ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जो अलग अलग सिक्रेशन हो रही है हमारे। उसके बाद इसमें क्या बता रखा है, एड्रेनल कोर्टेक्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, देन वन ऑफ द रिजल्ट में बी एडिशन डिजीज। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो एडिशन डिजीज हो सकती है, जिसको हाइपोग्लाइकेमिया नाम दिया गया। वीकनेस होगी, आपके स्ट्रेस वगैरह ज्यादा बढ़ जाएगा,
The disease is fatal unless treated by the glucotride and mineral. Hormone released by gonads are responsible for development. ये दूसरे जो सेक्स करेक्टर होते हैं आपके मेल और फीमेल जिसे पता चलता है वो वाले हैं। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेजर सेक्स हार्मोन है जो मेल के अंदर होता है। अलग अलग सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपका डीप वॉइस वगैरह हो जाती है। फिजिकल चेंज से पता चल जाता है मेल फीमेल का, वो थिंग्स है। एस्ट्रोडियल है ये फीमेल वाला होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर में प्रिपेयरिंग यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, अलग अलग जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके बनने में आपका हेल्प करता है। चार्जिंग बिल्कुल कम ही बची है लैपटॉप की, बस अभी तो शायद लास्ट ही पोर्शन है ये। 22 ही पेज थे। और देखो इसकी हर एक जो लास्ट थ्योरी वाला पोर्शन है इसलिए एनसीईआरटी से आप एक बार जरूर हर एक लाइन गो थ्रू कर लेना। मेन जो रिएक्शन वाला था वो हमने पीपीटी का यूज करके आपको बता दिया है। लास्ट में आपको बस थोड़ा सा ये हार्मोन वाला पोर्शन है, विटामिन वाली वो टेबल है, न्यूक्लिक एसिड कौन किससे जुड़ता है वो पढ़ लेना। ठीक है, होप आपको आया होगा समझ। कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे अदर क्लास में और किसी अदर टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए अपना, और कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप किसी भी टाइम अपने को कर सकते हो। पहले से भी प्लेलिस्ट में है काफ़ी सारी वीडियोस, और अभी भी आपको और नए वाले देखनी हो तो वो 2025 के प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी वाले पीडीएफ आपके पास होगी, नहीं होगी तो हम टेलीग्राम पे आप कमेंट कर देना, शेयर कर देंगे। और वो रिएक्शन वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कर लेना, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो अब रखते हैं।